हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज़ यू ऑल नो, अपने एसएएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे थे, राइट। तो इसी कड़ी के अंदर दोस्तों, प्रीवियस वीडियोस के अंदर अपनों ने सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल एक्ट 2013 के बारे में चर्चा करी, राइट। और दोस्तों, आज जो है अपने पेपर 1 के पार्ट सेकंड का जो 60% हिस्सा है, उसमें से एक टॉपिक है, वो है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950। तो इसके बारे में आज अपने इसके चर्चा करेंगे, राइट। तो दोस्तों, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, और कंटीजेंसी फंड जब नाम आता है तो आपको एक बेसिक जानकारी इसकी हमेशा से आपके पास है कि भाई कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट है, जो यूनियन ऑफ इंडिया के अकाउंट है, वो है इन तीन खातों में ही मेंटेन होते हैं। येस और नो? तो दोस्तों, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950 जो है, ये 14 अगस्त 1950 को लागू हुआ। यस। तो दोस्तों, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इतिहास इसका बताना चाहूँगा, राइट। और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है, शब्द कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलेगा, कितनी जगह पे, राइट। तो इसके दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट पढ़ेंगे, राइट। तो देखते हैं दोस्तों, इसका थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन अपने लेते हैं, थोड़ा सा इतिहास में जाके, राइट। फिर अपने प्रॉपर जो है इस एक्ट को पढ़ेंगे, और आज एक ही लेक्चर के अंदर इसके एक्ट भी पूरा हो जाएगा, और इसके दोस्तों एमसीक्यू भी मैं कोशिश करूँगा पूरा करवा दूँ। यस और नो? आगे चलिए। तो दोस्तों, ये देखिए, अपने कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया का थोड़ा सा इतिहास जानते हैं और चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, राइट। और दोस्तों, चीज़ों की हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अपनों ने सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन जब पढ़ा था, तो हमने विशाखा गाइडलाइंस के बारे में चर्चा करी थी, ठीक है। किताब के अंदर दोस्तों, एक्ट के अंदर कहीं भी नहीं है विशाखा गाइडलाइंस, राइट। और जहाँ से उसका उद्गम है वो चीज़ें नहीं दी गई हैं। जैसे दोस्तों, आरटीआई एक्ट पढ़ा अपनों ने, ठीक है। सेक्सुअल हरासमेंट में विशाखा गाइडलाइंस पढ़ी। आरटीआई एक्ट जो है, इसको वापस मैं अपलोड करूँगा, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, जो काफ़ी पहले अपलोडेड है अपने चैनल पे, वो री अपलोड करूँगा मैं। और आरटीआई एक्ट के बारे में दोस्तों जब पढ़ा, तो अपनों ने राजस्थान का रेफरेंस लिया, राइट। इसके अंदर दोस्तों कुछ केस अपनों ने डिस्कस करे, राइट। तो उसके अंदर जहाँ से इसका उद्गम है आरटीआई एक्ट का, राइट, सबसे पहले कौन से राज्य में लागू हुआ, तो दोस्तों वो सारी बातें जो है किताबों में नहीं दी गई है, फिर भी हमें पढ़ना है उनको, क्योंकि एक चीज़ से कनेक्ट करने के लिए हमको उसका इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। येस और नो? और दोस्तों, यही हमारा प्राइम मोटिव है। सारी चीज़ें लिखी गई है किताबों में, पूरे एक्ट हैं किताबों के अंदर, फिर भी हमें याद नहीं होते दोस्तों। उसके पीछे की वजह यही है फ्रेंड्स, कि हमें उसका इतिहास नहीं पता होता और हम चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाते। येस और नो? तो देखिए दोस्तों, कंटीजेंसी फंड जो है, हमारे जो एसएएस का एग्जामिनेशन है, उसमें आपको 3 जगह देखने को मिलेगा, राइट। 3 से ज़्यादा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा ये एक्ट जो है, ये नाम जो है कंटीजेंसी, राइट। और दोस्तों, कंटीजेंसी फंड जो है, इसका 3 जगह नाम है, कहाँ कहाँ पे है। एक तो आर्टिकल जो है 267 संविधान का, दूसरा है दोस्तों कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950, एक है दोस्तों कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया रूल 1952, जो इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है अपने पढ़ेंगे। येस और नो? तो देखिए दोस्तों, कंटीजेंसी फंड जो है 3 जगह इसका नाम है। पहला तो है आर्टिकल 267 जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, राइट, तो उसके अंदर इसका नाम चर्चा है। और दोस्तों, दूसरा इसका नाम का एक्ट है कंटीजेंसी एक्ट, और तीसरा दोस्तों रूल है, राइट। अब दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान लागू हुआ, तो उसके अंदर कंटीजेंसी फंड की चर्चा की गई कि हाँ भैया, एक आकस्मिक फंड ऐसा रखो, एक ऐसा फंड का निर्माण करो जो अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर जो है, उसके जब हमें नहीं पता हो, हम किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं है, ऐसा एक्सपेंडिचर हो आ जाए, तो हम क्या है कि उससे पैसा निकाल सकें, राइट, विदाउट द पार्लियामेंट की वोटिंग, विदाउट पार्लियामेंट के कंसेंट से, एक राष्ट्रपति की सिग्नेचर करे और वो पूरा फंड जो है हम निकाल सकें। यस और नो? दूसरा है दोस्तों कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950, जो आज अपने पढ़ेंगे, ठीक है। और दोस्तों, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है एक्ट, इसका आज जो पढ़ेंगे, इसके अंदर एक सेक्शन है, उसके अंदर एक कॉलम दिया गया है, एक सेक्शन ऐसा है कि आप रूल बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों, कई बार एक्ट बन गया, उसके अंदर कुछ हमें अमेंडमेंट करना है, कुछ और नियम हमें बनाने हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो हम क्या है, उसके नियम बना देते हैं, राइट। तो दोस्तों, एक नियम जो है, उसके 4 या 5 सेक्शन, 5-7 सेक्शन जो है और बना दिए कंटीजेंसी फंड के, ताकि ये इसमें और सुधार हो जाए, राइट। तो अपनों ने मेनली 3 जगह इसको पढ़ना है, राइट। तो दोस्तों, एक्ट पढ़ेंगे, रूल अपने पढ़ेंगे। एक्ट आज पढ़ेंगे, रूल जो है इसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। येस और नो? तो देखिए दोस्तों, संविधान में 267 जो आर्टिकल है, इसमें बात बोली गई है इसकी कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया की, उसको दोस्तों अमल में लाने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, कि कंटीजेंसी फंड इंडिया तो है, हाँ बोल दिया इतना रखना है, कैसे रखना है, किसके बिहाफ पे रखना है, कितना पैसा आएगा, राइट, किसे ऐसे निकाल सकते हैं, कैसे कहाँ से पैसा निकलेगा। कंटीजेंसी फंड जो है कंसोलिडेटेड से निकलेगा, तो कंसोलिडेटेड को रिकूप करना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो दी गई है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको अमल में लाने के लिए दोस्तों इस एक्ट का क्या है, निर्माण किया गया। यस और नो? इसके बाद देखिए दोस्तों, सरकारी खर्चे जो है, अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर, ठीक है। सरकारी खर्चे जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, और जो अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जो पार्लियामेंट द्वारा ऑथोराइज नहीं है। दोस्तों, कोई भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है गवर्नमेंट को खर्चा करने के लिए, तो दोस्तों क्या है, पार्लियामेंट क्या है, उसको ऑथोराइज करेगी, हाँ या ना। तो पार्लियामेंट दोस्तों उसको जब ऑथोराइज करेगी, तभी हम उससे पैसा निकाल सकते हैं, हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, राइट। और दोस्तों, कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे होते हैं,
ठीक है, कि जिनका हमें नहीं पता, अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर जिसको बोलते हैं, कि ठीक है मान लो कोविड आ गया एकदम से, ठीक है, तो ये पहले तो किसी को नहीं पता था कि कोविड आने वाला है, ये सुनो, तो दोस्तों ये एक अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर है, एक अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर है, तो इसका पेमेंट जो है वो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से किया जाता है, राइट। दोस्तों यूनियन ऑफ इंडिया के, सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ भी बोल दो, यूनियन ऑफ इंडिया बोल दो, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दो, या दोस्तों भारत सरकार बोल दो आप, ठीक है, इनके खाते दोस्तों 3 हिस्सों में डिवाइड होते हैं, ठीक है, 266 का 1, 266 का सेकंड और 267, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट। तो आज दोस्तों कंटीजेंसी फंड जो है इसका एक्ट पढ़ेंगे, चर्चा संविधान में है, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950 बनाया गया, राइट। तो इसके अंदर क्या क्या बातें लिखी गई है वो आज अपने पढ़ेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखिए दोस्तों, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950 जो है वो लागू कब हुआ? 14 अगस्त 1950 को। दोस्तों सारी डेट्स आपको याद रखनी है। आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ? कम से कम सन दोस्तों याद रखो आप। आरटीआई एक्ट 2005 में लागू हुआ, ठीक है। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल एक्ट दोस्तों कब लागू हुआ? 2013 के अंदर। और माय डियर फ्रेंड्स, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो कब लागू हुआ? 1950 के अंदर, राइट। और दोस्तों कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया रूल जो है वो कब आए? 1952 के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों ये डेटा जो है आपको कम से कम, तारीख तो याद रहे ना रहे, इनका सन जरूर याद रखना है। मान लो 1 नंबर पे सवाल आपसे पूछ ले, ठीक है, तो कम से कम आपको एक्ट का नाम भी याद होगा तो भी आप उसका आंसर दे सकते हो, राइट। तो दोस्तों 14 अगस्त 1950 को ये लागू हुआ। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द कंटीजेंसी फंड। दोस्तों कैसा एक्ट है ये? एन एक्ट एक ऐसा एक्ट है, ये क्या प्रोवाइड करता है? एक ऐसी सुविधा हमें देता है कि हम जो क्या है एस्टेब्लिशमेंट कर सकें और मेंटेनेंस कर सकें किसकी? कंटीजेंसी फंड की, एक आकस्मिक फंड की, जिसकी चर्चा संविधान के आर्टिकल 267 के अंदर दी गई है, राइट। दोस्तों संविधान तो पता होगा आपको क्या है। संविधान दोस्तों एक ऐसी किताब है, संविधान दोस्तों एक ऐसी, संविधान क्या है? एक ऐसी किताब है जिसके हिसाब से पूरा यूनियन ऑफ इंडिया जो है चलता है, जिसके नियम कानून पे, राइट। सबसे सुप्रीम दोस्तों क्या है? संविधान है हमारा, राइट। संविधान में जो बात लिखी गई है दोस्तों उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, राइट। तो संविधान जो है ऐसी किताब है जिस पे हिसाब से पूरा यूनियन ऑफ इंडिया चलता है, जिसके अंदर नियम कानून लिखे गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं दोस्तों, पार्लियामेंट कैसे बनेगी, सारी शक्तियाँ दी गई हैं, जुडिशरी के बारे में बात की गई है, राइट, स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में बात की गई है, ये सुनो। तो इस दोस्तों तमाम तरीके की चीज़ें जो है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बात की गई है, ये सुनो। तो दोस्तों संविधान एक किताब है जिसके हिसाब से जो है कोई भी देश चलता है, राइट, वेदर इंडिया के संविधान हो या कोई और कंट्री का संविधान हो, ये सुनो। देखिए दोस्तों शॉर्ट टाइटल एंड कमिटमेंट में क्या होगा? दिस एक्ट में बी कॉल्ड द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950। और दोस्तों ये शॉर्ट टाइटल जो है वो आपको हर एक एक्ट में मिलेगा, ठीक है। और उसके अंदर ये सेम लाइन लिखी होगी, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एक्ट, दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज आरटीआई एक्ट, दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट, दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया रूल 1952, ठीक है। तो ये लाइन जो है पक्का आएगी। दूसरा देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है काफ़ी, और जो हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर है सीजी की वेबसाइट पे अपलोडेड है, मॉडल क्वेश्चन पेपर के अंदर दोस्तों इसमें से एक सवाल पूछा गया था, ये सुनो। और उम्मीद है मुझे कि इस एक्ट से फाइनल एग्जामिनेशन में भी आपसे एक सवाल इससे पूछ ले, तो ध्यान से देखिएगा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। दोस्तों इसको एस्टेब्लिशमेंट जो किया है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के, तो उसके अंदर कितनी अमाउंट अपने को रिफिल करनी है, ठीक है, कितनी अमाउंट इसको फिल करना है। दीज शैल बी एस्टेब्लिश्ड, देयर शैल बी एस्टेब्लिश्ड ए कंटीजेंसी फंड इन द नेचर ऑफ एन इम्प्रेस्ड। दोस्तों ये चीज़ याद रखनी है आपको, इम्प्रेस्ड नेचर का है एक, एंटाइटल्ड द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अब दोस्तों कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया को क्या है? एक इम्प्रेस्ड नेचर का माना गया है, राइट। मैं दोस्तों आपको बोल दूं कि एक इंसान है उसको गर्म स्वभाव का माना गया है। गर्म स्वभाव मतलब उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक इंसान को कूल नेचर का माना गया है, राइट। तो दोस्तों उसको गुस्सा बहुत कम आता है, वो कूल नेचर का है, ये सुनो। दोस्तों कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया को इम्प्रेस्ड नेचर का माना गया है। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया को दोस्तों इम्प्रेस्ड नेचर का माना गया है। इम्प्रेस्ड नेचर क्या होता है कि ऐसा फंड, ऐसी धनराशि जिसको निकालने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, एक सिग्नेचर पे आप इसको निकाल सको। दोस्तों आपके ऑफिस के अंदर एक इम्प्रेस्ड फंड आप बना लो, राइट। तो दोस्तों इम्प्रेस्ड फंड में क्या होता है कि आप जब भी आपको अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर हो, जब भी आपको पैसे की ज़रूरत हो, तो आप उसमें से पैसा निकाल लो और पैसा जितना निकल जाए वापस उसको रिफिल कर दो, राइट। सोर्स कोई सा भी हो सकता है आपके इम्प्रेस्ड फंड के अंदर। और यहाँ पे दोस्तों सोर्स कौन सा होगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यस और नो। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकला, फिर उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वापस फिल कर दो, राइट। इनटू विच सम ऑफ 50 करोड़ रुपीज़ बी पेड फ्रॉम एंड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब दोस्तों जिस टाइम ये एक्ट बना था तो ये 50 करोड़ रुपए इसके अंदर अमाउंट थी, और हमारी किताबों के अंदर भी ये 50 करोड़ अमाउंट लिखी गई है। दोस्तों हमारे पास जो पब्लिकेशन अवेलेबल है उसके अंदर भी 50 करोड़ अमाउंट लिखी गई है, यस और नो। तो दोस्तों क्या है कि इसको अपडेट नहीं किया गया, ठीक है। जो पब्लिशर हैं वो नीचे
स्टार लगा के जो भी लगा के जो लेटेस्ट जो है वो आंकड़े लिख सकता था, राइट, उसने नहीं लिखे हैं, लेकिन अपने को इन चीज़ों से अपडेटेड रहना है। तो दोस्तों फाइनेंस बिल 2005 के हिसाब से इस अमाउंट को बढ़ा के 500 करोड़ किया गया था, राइट। तो देखिए दोस्तों इसको बढ़ा दिया, 500 करोड़ कर दिया, 10 गुना बढ़ा दिया। और दोस्तों फाइनेंस बिल 2021 के हिसाब से इसकी अमाउंट को जो है 30,000 करोड़ रुपए कर दिया, क्योंकि दोस्तों 500 करोड़ रुपए कुछ नहीं है आज के टाइम में, ठीक है। तो 30,000 करोड़ रुपए जो है इसका अमाउंट बढ़ा के कर दिया गया है वर्तमान के अंदर, येस और नो। और दोस्तों हमारा जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर 500 करोड़ का ही ऑप्शन था, जो पिछले साल जो अपलोडेड है, राइट। तो अगर आपको ऑप्शन के अंदर 500 करोड़ मिल जाए, 30,000 करोड़ नहीं मिले तो आपको 500 करोड़ टिक करना है, उसको स्किप नहीं करना, राइट। तो दोस्तों 500 करोड़ आपको टिक करना है। अगर 500 करोड़ नहीं मिले, 30,000 करोड़ मिल जाए तो आपको 30,000 करोड़ उसमें टिक करके आना है, राइट। वर्तमान में पोजीशन ये है, बाकी आपको ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा, राइट। और दोस्तों अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया जब लागू हुआ तो उस टाइम कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के अंदर कितनी अमाउंट ऑथोराइज थी, तो वो दोस्तों 50 करोड़ थी, राइट। तो 3 डेटा आपको याद रखने, 50, 500 और 30,000, यस। आगे चलिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों क्या है कस्टडी ऑफ द कंटीजेंसी फंड एंड विड्रावल देयर फ्रॉम। दोस्तों कोई भी पैसा होता है तो उसकी कस्टडी किसी को देनी पड़ती है, ठीक है। आपके घर के अंदर पैसा किसी के पास रहता है तो उसको कस्टडी दी गई है, ठीक है। वेदर योर फादर वेदर योर ग्रैंड पेरेंट्स, उनको दोस्तों कस्टडी दी गई है कि हाँ आप इनकी देखभाल करो भैया, ठीक है। तो दोस्तों कस्टडी किसको दी गई है, कंटीजेंसी फंड की। और विड्रावल देयर फ्रॉम, देखिए क्या लिखा गया इसके अंदर, सेक्शन नंबर 3 के अंदर, द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इंडिया का दोस्तों कंटीजेंसी फंड जो है शैल बी हेल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। अब दोस्तों ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, ये लाइन आपको बहुत जगह देखने को मिलेगी, ठीक है। क्यों दोस्तों, किसी के बिहाफ पे कोई काम क्यों करता है, ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो बहुत बिजी हैं, ठीक है। ऑल इंडिया के दोस्तों एक ही प्रेसिडेंट है, ऐसा तो नहीं 4-5 प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो दोस्तों क्या है कि प्रेसिडेंट के पास बहुत सारे काम रहते हैं, राइट, ये सुनो। तो दोस्तों क्या है कि उनकी पावर्स जो है डेलीगेट कर दी गई है, ठीक है। सेंट्रलाइज ना रख के उन चीज़ों को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया, ठीक है। कि हाँ प्रेसिडेंट ही सुप्रीम अथॉरिटी है, लेकिन उनके बिहाफ पे जो है कुछ लोग काम करेंगे, क्योंकि अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर आ गया, कंटीजेंसी फंड आ गया, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के ऊपर ही सारी चीज़ों का काम ना रहे, इसलिए दोस्तों उनको क्या, उनके बिहाफ पे कई लोग काम करते हैं। तो दोस्तों उनके बिहाफ पे कौन काम करता है, बाय ए सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सेक्रेटरी है वो उनके बिहाफ पे काम करता है, उनको कस्टडी दी गई है, राइट। सेक्रेटरी कौन दोस्तों, जो यूपीएससी से आएंगे, ठीक है। सुपर सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं दोस्तों वो सेक्रेटरी जो होते हैं, यस और नो। तो बाय ए सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उसके कई भाग हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, इनसे अपने को ज़्यादा पाला पड़ेगा अपना, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट दोनों आपको याद रखने हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। एक तो है दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, एक है दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ठीक है, DOE, राइट। तो कौन बिहाफ पे रखेगा, इसके सेक्रेटरी रखेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। एंड नो एडवांसेज शैल बी मेड आउट ऑफ द कंटीजेंसी एक्सेप्ट फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर। अब देखिए दोस्तों क्या है, ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इस एक्ट में भी काम आएगी और आपको क्या है नेक्स्ट एक्ट के अंदर भी काम आएगी, ठीक है। तो दोस्तों गौर से देखिएगा, नो एडवांसेज शैल बी मेड आउट ऑफ द कंटीजेंसी एक्सेप्ट फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर। तो दोस्तों जो पैसा निकल रहा है ना कंटीजेंसी फंड से, तो आप ध्यान दीजिए उसको बोला है एडवांसेस, ठीक है। जो कंटीजेंसी फंड से दोस्तों पैसा निकल रहा है, माय डियर फ्रेंड्स, जो कंटीजेंसी फंड से पैसा निकल रहा है उसको बोल रहे हैं ये एडवांसेस, कि मतलब कोई भी एडवांस जो है आपको कंटीजेंसी फंड से नहीं मिलेगा। कब तक नहीं मिलेगा, क्या कंडीशन है कि जब तक जो है जिस पर्पज़ के लिए आप पैसा खर्च कर रहे हो, जिस एक्सपेंडिचर पे खर्चा कर रहे हो वो अनफोर्सीन नेचर का होना चाहिए, ठीक। अनफोर्सीन दोस्तों अनएक्सपेक्टेड खर्चा, ठीक है, जिसकी हमें पूर्वानुमान अपने को नहीं था, ये सुनो, राइट। समझ में आया दोस्तों, नो एडवांसेस शैल बी मेड आउट ऑफ द कंटीजेंसी एक्सेप्ट फॉर द पर्पज ऑफ द मीटिंग अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर, राइट दोस्तों। तो ये हो गया एक बात। दूसरी है पेंडिंग ऑथोराइजेशन ऑफ सच एक्सपेंडिचर बाय पार्लियामेंट अंडर अप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ। अब दोस्तों क्या होता है कि एक सिंपल सा प्रोसेस आपको बताता हूँ। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जब हमें पैसा निकालना है तो एक इसकी चेन है। चेन क्या है दोस्तों, डिमांड फॉर ग्रांट जो है सभी मिनिस्ट्री जो देती है अपनी, डिमांड फॉर ग्रांट्स जो है वो सभी मिनिस्ट्रियों ने दी अपनी, ठीक है। MOD की बात कर लो, MOD ने अपनी डिमांड फॉर ग्रांट दी, राइट। MOD ने दोस्तों डिमांड फॉर ग्रांट दी, तो मिनिस्ट्री ने डिमांड ऑफ ग्रांट जो है पेश करी। तो दोस्तों आर्टिकल 112 जो बजट का है, बजट पेश होता है उसके अंदर उसको दिया गया, राइट। इसके बाद दोस्तों 113 नंबर आर्टिकल के अंदर क्या हुआ, एस्टीमेट कमेटी बनती है कि हाँ भैया बजट मान लो MOD का 4 लाख करोड़ रुपए मांगा है मिनिस्ट्री ने, तो उसका एस्टीमेट वो लगाएंगे कि हाँ सही है गलत है, यस और नो। इसके बाद दोस्तों 114 नंबर आर्टिकल के हिसाब से अप्रोप्रिएशन एक्ट बनता है,
ठीक है। एप्रोप्रिएशन एक्ट बन गया दोस्तों, तो उसके हिसाब से क्या है, आपको पैसा उसमें से निकाल सकते हो। तो यही बात ये बोल रहा है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जब पैसा निकालना है तो हमें इस पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ठीक है, 112 में बजट पेश होगा, 113 में एस्टिमेट कमेटी बनेगी जो उस पर अनुमान लगाएगी कि हाँ ये सही है या नहीं है। ठीक है, कितना पैसा खर्च होगा, येस और नो। 114 के अंदर एप्रोप्रिएशन एक्ट बनेगा, तो हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल सकते हैं जितनी डिमांड फॉर ग्रांट होगी, राइट। तो इसके अंदर दोस्तों क्या बोल रहा है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है, इसमें से एक बार आप पैसा निकाल लो अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर के लिए, लेकिन बाद में जो है आपको पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिएगी। और दोस्तों वो अप्रूवल जो पार्लियामेंट है वो एप्रोप्रिएशन जो है एक्ट बनता है, एप्रोप्रिएशन एक्ट बोल दो, एप्रोप्रिएशन बोल दो। ठीक है, तो मतलब वो एक प्रोसेस से उसको भी गुजरना पड़ेगा। ठीक है, मान लो दोस्तों मेरा अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर हो गया, आज की तारीख में 30,000 करोड़ रुपये जो है कंटीजेंसी फंड है, मेरा 10,000 करोड़ रुपये का क्या है, खर्चा हो गया, राइट। तो दोस्तों एक बार के लिए मैं मिनिस्ट्री ऑफ प्रेसिडेंट के बिहाफ से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा निकाल लूँगा। बाद में दोस्तों क्या है, मुझे इसकी सैंक्शन भी लेनी पड़ेगी पार्लियामेंट से। सैंक्शन का क्या मतलब है दोस्तों, उसका एप्रोप्रिएशन जो है वो बनेगा, राइट। और दोस्तों एप्रोप्रिएशन बिल जो है पास होगा, उसका ऑथोराइजेशन होगा, उसकी ऑडिट होगी, राइट। समझ में आई इतनी बात दोस्तों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन था, इसको दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। चौथा है दोस्तों पावर टू मेक रूल्स। अब कोई भी सेक्शन है दोस्तों, उसके अंदर एक कॉलम ऐसा, एक सेक्शन ऐसा लिखा जाता है कि जिसके अंदर गवर्नमेंट को पावर होती है कि वो उसमें अंदर अमेंडमेंट कर सके, कुछ चीज़ें ऐड कर सके, राइट। कुछ त्रुटियां हैं तो उनको रिमूव कर सके, यस और नो। तो देखिए क्या है, फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग आउट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस एक्ट। दोस्तों जो इस एक्ट के ऑब्जेक्ट हैं, मतलब कि हाँ आपको अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर जो होगा, अनएक्सपेक्टेड जो एक्सपेंडिचर होगा, राइट, तो उसमें से जब आपको पैसा ड्रॉ करना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, राइट, तो यही बात बोल रहे हैं, फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग आउट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। दोस्तों सरकारी जो होता है गैजेट, उसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन निकाल के क्या कर सकती है, रूल बना सकती है। मेक रूल्स रेगुलेटिंग ऑल मैटर्स कनेक्टेड विद द पेमेंट ऑफ द मनीज इनटू एंड द विड्रॉवल ऑफ मनी फ्रॉम द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से मैटर्स को रेगुलेट करेगा, रेगुलेट मतलब उसको संचालन करना है, राइट। किससे कनेक्टेड होंगे कि पेमेंट ऑफ मनी इनटू एंड विड्रावल ऑफ मनी, कि मतलब पेमेंट ऑफ मनी इनटू का मतलब है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर पैसा कहाँ से आएगा, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा जब निकलेगा तो उसके ऊपर जो है रूल्स रेगुलेशन के लिए, रेगुलेट करने के लिए वो बना सकती है, राइट। अब दोस्तों ये 4 नंबर सेक्शन याद रखिएगा, जब नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि जब हमने प्रीवियस टॉपिक में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950 जब सेक्शन नंबर 4 मैंने पढ़ाया था आपको, तो ये बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो ऑफिशियल गैजेट के अंदर इसके नियम बना सकती है, राइट। तो दोस्तों ये सेक्शन नंबर 4 जो है, इसका रेफरेंस में नेक्स्ट आपको जब इसके नियम पढ़ेंगे 1952 में, दोस्तों 2 साल बाद गवर्नमेंट ने नियम भी बनाए थे इसके, ठीक है। और दोस्तों उस एक्ट के अंदर आपको एक बात और बताऊंगा कि भाई पिछले जब अपने एक्ट पढ़ा था तो उसके अंदर आपने ध्यान दिया होगा, मैंने ये बताया था ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट बाय द सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का सेक्रेटरी करेगा। लेकिन दोस्तों उस रूल्स के अंदर क्या बताया गया है, इसका पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जोड़ दिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, ठीक है। और दोस्तों वो डिपार्टमेंट जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का नाम मैंने क्यों लिया था यहाँ पे, ताकि आपको CGA का पद जो है वो याद आ जाए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये सुनो। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। जो पद जो है डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स जो है हमारा 1976 के अंदर जो हुआ है, राइट, तो उसके अंदर दोस्तों CGA नाम का पद क्रिएट किया गया था, वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में है, इसको भूलना नहीं है। और दोस्तों जो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकलेगा वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर का सेक्रेटरी होगा, वो उसके भी हाफ पे निकलेगा, राइट। और दोस्तों CGA का पद जो है 1976 में क्रिएट हुआ। तो और दोस्तों 1976 के अंदर एक घटना और हुई, हमारा 42वां संविधान संशोधन जो है लागू हुआ, राइट। इसको दोस्तों मिनी संविधान भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, यस और नो। आगे चलिए दोस्तों, अगला देखिए दोस्तों, सेक्शन नंबर 4 का ही सेकंड पॉइंट है। क्या इसके अंदर दिया गया है, एक थ्योरेटिकल बात है, ठीक है। एक बार मैं पूरा पढ़ूंगा आपके लिए, फिर इसको दोस्तों समराइज़ करेंगे। एवरी रूल मेड अंडर दिस सेशन शैल बी लेड। दोस्तों कोई भी रूल जो बनेगा इस सेक्शन के अंदर शैल बी लेड, एक बार इसको छोड़िए, बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, राइट। दोस्तों कोई भी रूल जब बनेगा, रूल बनाता कौन है, रूल बनाता है दोस्तों पार्लियामेंट हमारा, ठीक है। तो एवरी रूल मेड अंडर दिस सेशन शैल बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। प्रत्येक जो पार्लियामेंट का हाउस है उसके समक्ष हमें रखना है इनको। वाइल कब रखेंगे दोस्तों, वाइल इट इज़ इन सेशन फॉर ए टोटल पीरियड ऑफ 30 days विच में बी कंप्राइज्ड इन वन सेशन और इन 2 और मोर सक्सेसिव सेशन। तो कुल मिला के बात यह है दोस्तों, यहाँ तक मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी नियम कानून बनता कैसे है, ठीक है। इसका एक छोटा सा प्रोसेस आप देखिए। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, तीन जो है स्तंभ हैं हमारे इंडिया के, यूनियन ऑफ इंडिया के। पहला तो है दोस्तों लेजिस्लेटिव, ठीक है। दूसरा है दोस्तों एग्जीक्यूटिव, और तीसरा है दोस्तों जुडिशरी, ठीक है। अब दोस्तों लेजिस्लेटिव जो है, विधायिका जिसको बोलते हैं, इसका काम क्या है, कानून को बनाना, राइट।
राइट दोस्तों, क्या है ये रूल, कानून, एक्ट, नियम बनाएगी लेजिस्लेटिव, और दोस्तों एग्जीक्यूटिव क्या करेगी, इसका पालन करवाएगी। राइट, लेजिस्लेटिव में दोस्तों कौन आता है, हमारा पार्लियामेंट आता है, लोकसभा राज्यसभा आता है। एग्जीक्यूटिव के अंदर दोस्तों प्राइम मिनिस्टर और इसके दोस्तों हैं जो इसकी कैबिनेट होती है प्राइम मिनिस्टर की। राइट, मतलब हर एक मिनिस्ट्री के जो मंत्री होते हैं वो आएंगे। तो दोस्तों लेजिस्लेटिव जो है, विधायिका जो है कानून बनाएगी, और एग्जीक्यूटिव जो है इसके अंदर प्रधानमंत्री और इसकी कैबिनेट जो आती है वो दोस्तों इसको इंप्लीमेंट करेंगे। और दोस्तों जुडिशरी जो है वो कानून जो बनाए गए हैं विधायिका द्वारा और जो एग्जीक्यूशन हुए हैं एग्जीक्यूटिव के द्वारा वो सही हैं या नहीं उसके देखभाल करेगी। राइट, तो दोस्तों ये चीज़ें होगी। अब दोस्तों लेजिस्लेटिव के अंदर पार्लियामेंट, जब मैंने आपको बोला तो पार्लियामेंट के अंदर दोस्तों एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। ठीक है, अब दोस्तों जब भी कोई बिल पास हुआ या कोई नियम बना, राइट, कोई एक्ट बना, तो वो कैसे होगा, सबसे पहले दोस्तों इसका ड्राफ्ट तैयार होता है। ठीक है, ड्राफ्ट दोस्तों फिर ये पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट के पहले लोकसभा में गया। ठीक है, मान लो लोकसभा के अंदर गया तो दोस्तों यहाँ पे मेजोरिटी से ये पास हो गया। ठीक है, फिर दोस्तों ये राज्यसभा में जाएगा, यहाँ से मेजोरिटी से पास हो गया। फिर दोस्तों इसके राष्ट्रपति के सिग्नेचर जब हो जाएंगे, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर जब हो जाएंगे, तो दोस्तों क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। सबसे पहले दोस्तों ड्राफ्ट बना। ठीक है, जब इसको पार्लियामेंट के अंदर पेश किया गया, ठीक है, तो पार्लियामेंट के अंदर पेश किया गया तो दोस्तों एज ए बिल के रूप में पेश होगा। ठीक है, उसको बिल बोलते हैं। ड्राफ्ट, बिल और एक्ट के अंदर दोस्तों डिफरेंस समझ लो कि सबसे पहले कोई भी एक्ट हमें बना, कोई कानून बनाया तो उसका पहले ड्राफ्ट तैयार होगा, फिर वो पार्लियामेंट के अंदर जाएगा तो उसको बिल बोला जाएगा। राइट, जब दोस्तों प्रेसिडेंट उस पर असेंट दे देगा, अपनी सिग्नेचर कर देंगे, तो बिल क्या है, एक्ट बन जाएगा। ये सुनो। और दोस्तों क्या याद रखना है आपको, पार्लियामेंट जो है उसके 3 सेशन होते हैं। पहला होता है दोस्तों बजट सत्र, दूसरा होता है दोस्तों मानसून सत्र, तीसरा होता है दोस्तों शीत सत्र। ठीक है, ये बजट सेशन हो गया, ये मानसून सेशन हो गया, और दोस्तों ये शीत जो सर्दी वाला सेशन हो गया। ठीक है, 3 सेशन होते हैं, और दोस्तों इनके बीच में 6 महीने से ज़्यादा जो है गैप नहीं होना चाहिए। ये सुनो। तो दोस्तों इसके अंदर क्या बोल रहा है, आपको इसके डेटा पे नहीं जाना है, 30 दिन 40 दिन क्या बोल रहा है, आपको ये बात याद रखनी है कि एवरी रूल मेड अंडर दिस सेक्शन, जो भी रूल इस सेक्शन के अंदर बनेंगे, शैल बी लेड एज सुन एज मे आफ्टर इट इज़ मेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट वाइल इट इज़ इन सेशन। जब वो सेशन में है पार्लियामेंट, जब आपको पेश करना है। ठीक है, राइट। अब दोस्तों एक सेशन में अगर वो पास नहीं होता है तो उसको दूसरे सेशन के अंदर वो चला जाएगा। ठीक है, मान लो मानसून सत्र के अंदर कोई बिल पेश किया आपने, ठीक है, तो दोस्तों वो मानसून सत्र के अंदर बिल पेश किया तो उसके अंदर किसी वजह से पास नहीं हो पाया तो दोस्तों उसको शीत सत्र में अपने ट्रांसफर कर देंगे। तो ये बात इसके अंदर बोली गई है। राइट, अब आगे चलिए दोस्तों, ये फ्रेश लाइन है एकदम। इफ बोथ हाउसेज एग्री इन मेकिंग एनी मॉडिफिकेशन इन द रूल और बोथ हाउसेज एग्री दैट द रूल शुड नॉट बी मेड। या तो दोस्तों दोनों हाउस जो हैं किसी बिल को, देखो बिल नाम आ गया, कोई भी ड्राफ्ट तैयार हुआ, फिर उसके बाद दोस्तों बिल बना। ठीक है, आप एग्जांपल ले लीजिए दोस्तों सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन का। ठीक है, तो ड्राफ्ट बना होगा पहले उसको, फिर उसको दोस्तों जब पार्लियामेंट में पेश किया गया तो बिल बोला गया। दोस्तों आप कोई और ले लो, आरटीआई एक्ट बोल दो, ठीक है, या कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट बोल दो। पहले ड्राफ्ट बना फिर पार्लियामेंट में आया। राइट, तो क्या इट बोथ हाउसेज एग्री इन मेकिंग एनी मॉडिफिकेशन इन द रूल और बोथ हाउसेज एग्री दैट द रूल शुड नॉट बी मेड। ठीक है, या तो मान जाएंगे या नहीं मानेंगे। द रूल शुड देयर आफ्टर हैव इफेक्ट ओनली इन सच मॉडिफाइड फॉर्म और टू नॉट इफेक्ट। अब दोस्तों क्या है, अगर मॉडिफिकेशन हो गया, ठीक है, तो वो क्या रूल होगा दोस्तों, द रूल शैल देयर आफ्टर हैव इफेक्ट ओनली इन सच मॉडिफाइड फॉर्म। तो दोस्तों जो पुराना रूल जो बना हुआ था वो रद्द होके जो नया जो बना है उसके हिसाब से काम होने लग जाएगा। द रूल देयर आफ्टर हैव इफेक्ट ओनली इन सच मॉडिफाइड फॉर्म, ओनली मॉडिफाइड फॉर्म जो है उस रूल की उसके रूप में वो लागू होगा। और बी नो इफेक्ट, या फिर वो लागू नहीं होगा एज द केस में भी, जो भी केस हो। आगे देखिए दोस्तों फ्रेश लाइन है, एनी सच मॉडिफिकेशन और एनलमेंट शैल बी विदाउट प्रोजुडिस टू द वैलिडिटी ऑफ एनीथिंग प्रीवियसली डन अंडर दैट रूल। तो दोस्तों ये क्या बोल रहा है, या तो मॉडिफिकेशन हुआ या कैंसिल हुआ, जो भी होगा अपडेटेड वर्जन जो है उसका लागू हो जाएगा और पुराना कैंसिल हो जाएगा। ये सुनो, तो चीज़ें समझ में आई दोस्तों, कुछ 70-80% समझ में आया दोस्तों एक्ट। तो अब इसके एमसीक्यू दोस्तों आज ही अपने कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये पूरा एक्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा हमारा। राइट, और इसमें से कम 2 से 3 सवाल जो है आपको देखने को मिलेंगे। राइट, और दोस्तों इन चीज़ों को भी एक बार आप रिवाइज़ कर लेना। ठीक है, जब संविधान अपने पढ़ेंगे तो उसके अंदर इनको बहुत अच्छे से रीड करना ही है अपने को। फिर भी दोस्तों थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है मैं आपको बीच बीच में बता रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्ट करके, क्योंकि उसके अंदर 1, 5, 12, 14, 14A और 20 ये अपने भाग हैं। ठीक है, 20वां भाग कंप्लीट कर लिया। 1 नंबर छोटा है, 5 नंबर दोस्तों बड़ा है। ठीक है, 52 से लेकर 151 तक आर्टिकल है। राइट, तो इसके अंदर अपने इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे तो 112, 13 आर्टिकल, 112, 113, 114, 115, 116 ये पढ़ लिए, 110 अपनों ने पढ़ लिया। ठीक है, राइट, तो थोड़ा जुडिशरी की बात कर ली। राइट, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो आपको काम आएगी। पार्लियामेंट जब पढ़ेंगे, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीत सत्र काम आएगा। बिल जो है कैसे एक्ट बनता है, कोई ड्राफ्ट को पहले बिल बनता है वो, ठीक है, ड्राफ्ट होता है पहले भी बिल बनेगा, पार्लियामेंट में जाएगा, उस पर जब साइन हो जाएंगे तो वो एक्ट बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा, कानून बन जाएगा। ये सुनो, तो चलिए दोस्तों इसके एमसीक्यू डिस्कस करते हैं और चीज़ों में क्लैरिटी आ जाएगी। आगे चलिए
आगे देखिए दोस्तों एमसीक्यू डिस्कस करेंगे अपने, और एमसीक्यू डिस्कस करने से चीज़ों में और क्लैरिटी आपकी आ जाएगी, राइट। तो पहला देखिए, इन विच ईयर द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट वाज इनेक्टेड। तो दोस्तों 1950 है, एक्ट का बोल देगा तो 1950, दोस्तों रूल बोल देगा तो कितना बोलूँगा मैं, 1952। अब दोस्तों बोनस में याद कर लेते हैं, आईटीआई एक्ट का बोलेगा तो कितने बोल दूँगा मैं दोस्तों, 2005 के अंदर, राइट। अब दोस्तों इसकी तारीख भी आपको याद रखनी है, राइट, तो वो कमेंट सेक्शन में आप बताइए, राइट। तो आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ। अब दोस्तों सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एक्ट 2013 में आया, राइट। तो ये बोनस आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द नेचर ऑफ कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटीजेंसी ऑफ फंड ऑफ इंडिया जो है दोस्तों किस नेचर का होता है, वो इंप्रेस्ड नेचर का होता है, ठीक है। मतलब आपको ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी, इसके अंदर इंप्रेस्ड का पैसा आप निकालो, वापस उसको फिल कर दो, ये सुनो। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, क्या है, फ्रॉम विच फंड कंटीजेंसी ऑफ फंड ऑफ इंडिया वाज पेड। तो दोस्तों कौन से फंड से पे किया जाता है इसको, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया दोस्तों कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से क्या है, पे किया जाता है, राइट। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द करंट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज अवेलेबल विद द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। दोस्तों करंट अमाउंट कितनी है, 30,000 करोड़ रुपए है। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो आपको 500 करोड़ टिक कर देना है, ठीक है। अब ये दोनों ऑप्शन में नहीं है, आपसे पूछ ले शुरुआत में कितनी थी, तो 50 करोड़, राइट। समझ में आई। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, द ऑन हुज बिहाव कंटीजेंसी ऑफ फंड ऑफ इंडिया हेल्ड। किसके बिहाव पे रखा जाता है, तो दोस्तों प्रेसिडेंट के बिहाव पे। रखता कौन है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रखती है, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का दोस्तों कौन रखता है, सेक्रेटरी रखता है। कौन होता है दोस्तों, इस एक्ट के हिसाब से नहीं, वर्तमान में इसके रूल के हिसाब से बोले तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का जो है सेक्रेटरी इस फंड को प्रेसिडेंट के बिहाफ पे रखता है, राइट। और दोस्तों जो फंड ड्रॉ करते हैं कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से, उसको एडवांसेस बोलते हैं, एडवांसेस फ्रॉम द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलिए, एज पर सेक्शन 3 ऑफ द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950 दिस फंड इज हेल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट बाय। ये क्वेश्चन पूछ लिया, एज सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और बोलते तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, राइट। और दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के साथ साथ आपको डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर याद रखना है, जिसके अंदर सीजीए नाम का पद है, राइट। आगे चलिए दोस्तों, अब दोस्तों सीजीए मैंने आपको बताया, तो सीजीए से एक सवाल आपको याद आया होगा, सेंट्रल जर्नल व लेजर कौन मेंटेन करता है, हमारा सीजीए करता है, अकाउंट कोड के अंदर पढ़ा था, राइट। तो दोस्तों जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पुरानी चीज़ों को अपने कनेक्ट करते चले जाएंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, एडवांसेस फ्रॉम द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अब दोस्तों जो पैसा निकला है उसको एडवांस ही बोलते हैं, ठीक है, उसको एडवांसेज ही बोला जाता है। एडवांसेस फ्रॉम द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया कैन बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ऑप्शन क्या थे दोस्तों, ओनली वंस द अप्रूवल ऑफ लोकसभा इज रिसीव्ड, only once the approval of Rajya Sabha is received, pending authorization of such expenditure by Parliament under appropriation made by law, या all of the above। तो दोस्तों कोई भी जो है बिल जो है, कोई भी एप्रोप्रिएशन एक्ट जो है, एप्रोप्रिएशन बिल जो है, वो बिना लोकसभा प्लस राज्यसभा के दोनों की कंसेंट के बिना पास नहीं होता, राइट। तो ओनली वन बोल दिया तो ये गलत हो गया, ओनली वन बोल दिया तो ये बोल दिया, यहाँ पे पार्लियामेंट बोल दिया कि भाई पार्लियामेंट नियम बनाएगी, एप्रोप्रिएशन बनाएगी, तो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है उसको रिकूप कर देंगे। पहले एडवांस तो ले ही लिया उससे, ठीक है, बाद में इसको रिकूप करना है। तो रिकूप करते टाइम जो है पुराना खर्चा अपने को दर्शाना पड़ेगा कि हाँ 10,000 करोड़ रुपए निकाले हैं, तो भैया ये कहाँ कहाँ खर्च किया, इसका हिसाब किताब दे दो, तो ये सही बैठा तो फिर आपको रिकूप कर देंगे। तो इसका आ जाएगा आंसर नंबर सी, राइट। तो दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक जो है हमने कंप्लीट किया, 2 से 3 नंबर के सवाल जो है इसमें से पूछे जा सकते हैं, राइट। तो इसको एक बार और रिवाइज करिएगा, राइट। और कोई डाउट हो तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, यस और नो। तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं रैप अप करता हूँ मैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।